हेलो एवरीवन, द मोमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 19 है स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये आज करेंगे, इसकी एक ही वीडियो आएगी ये वाली। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, वैसे मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि वीडियो के बीच में स्टडी के अलावा कुछ बातचीत की जाए, लेकिन एक मोटिवेशन के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने ये वीडियो 3 टाइम पहले रिकॉर्ड की और बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं उसकी। एंड यस्टरडे आई वाज टोटली फेड अप और मैं 4th टाइम बनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। तो आज अभी ये मैं बना रही हूँ, ठीक है, 4th टाइम में। तो आपको बिल्कुल यूपीएससी की अगर तैयारी करनी है या किसी और भी पेपर की तैयारी करनी है तो आपको बिल्कुल डट के बैठे रहना पड़ेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपना मूड जो है वो डाउन नहीं करना है कि अगर किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बुक का है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पॉइंटर्स है। तो स्टार्टिंग में जब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो 19th सेंचुरी की बिगनिंग में ही, मतलब सेकेंड हाफ की 19th सेंचुरी की बिगनिंग में क्या हुआ था कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो है वो आ गई थी, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्री आने के साथ साथ जैसे कि रेलवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उसके बाद आपका कोल इंडस्ट्री आ गई, उसके बाद कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री आई, ठीक है। तो इन सब में क्या हुआ, वर्किंग क्लास जो है वो आएगी काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो चाइल्ड लेबर था, ठीक है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होने लगा, चाइल्ड लेबर। अब इनको मतलब इनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले लो वेजेस मिल रही थी इनको, ठीक है। जो इनकी कंडीशन थी मतलब अनहाइजीनिक थी, उनको मतलब सही ढंग से नहीं रखा जा रहा था, अनहाइजीनिक कंडीशन थी उनकी, ठीक है। और जो वर्किंग आवर्स थे, ठीक है, वर्किंग आवर्स भी जो उनके बहुत हाई थे, ठीक है। अब इन चीज़ों के साथ साथ क्या होता है कि जो दो एंटागोनिस्टिक फोर्सेस हैं, जैसे कि इंपीरियलिस्ट पॉलिटिकल रूल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, वो किया जाता था बाय द गवर्नमेंट्स और साथ ही साथ में नेटिव कैपिटलिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो दो एंटागोनिस्टिक फोर्सेस थी कौन कौन सी। एक तो थी इंपीरियलिस्ट पॉलिटिकल रूल और दूसरी थी आपकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो ये दोनों किसके द्वारा की जा रही थी, एक तो ब्रिटिशर्स के द्वारा और दूसरा जो भारत में ही मतलब नेटिव कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, वो इनका शोषण किया करते थे। और इनसे क्या हो रहा था कि जो वर्किंग क्लास है वो तो फिर गुस्सा होगी ना, और फिर वो मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि जो 19th सेंचुरी की सेकेंड हाफ में ही जो बिगनिंग में मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो सामने आनी शुरू हो जाती है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, रेलवेज़, कोल इंडस्ट्रीज़, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज़, इनमें वर्किंग क्लास जो है वो सामने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके, ठीक है। उसके बाद लो वेजेस उनको मिलती है, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं उनकी, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ में जो उनके वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके भी साथ साथ क्या होता है कि दो एंटागोनिस्टिक फोर्सेस जो होती है, जैसे कि इंपीरियलिस्ट पॉलिटिकल रूल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, वो किया जाता है किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स और साथ ही साथ में नेटिव कैपिटलिस्ट्स के द्वारा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अर्ली एफर्ट्स में डिफरेंट सन्स में क्या क्या कौन कौन से सामने आते हैं लोग जो कि वर्किंग क्लास के लिए काम करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, उन्होंने भी वर्किंग क्लास के लिए अपनी जो बातें थी वो सामने रखी थी। जैसे इन्होंने कहा था कि ये सपोर्ट नहीं करेंगे जो फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 एंड द 1891 है, ये इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और इन्होंने बोला था कि जो क्लासेस के अंदर डिवीज़न की हुई है ना, वो भी इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, वो ये भी नहीं मानेंगे। इन्होंने बोला था कि जो वर्किंग क्लास के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए वो भी बिल्कुल मतलब प्रॉपर होनी चाहिए, लाइट की पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें मॉडर्न्स ने भी इशू जो है वो उठाया था। उसके बाद आगे जाके इन्होंने वही, जैसे कि मैंने बात की कि इम्प्रूवमेंट की बात की इन्होंने, इकोनॉमिक कंडीशंस की, ठीक है। और फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स भी इन्होंने काफ़ी दिखाई इनकी पोजीशन को सुधारने के लिए, और साथ ही साथ में लोकल ग्रीवेंसेस को भी ये सुना करते थे और फिर उसका समाधान निकाला करते थे। उसके बाद अब हम एक एक करके इसको मैं रब कर देती हूँ। कुछ खास नहीं था कि मॉडरेट्स क्या चाहते थे, वर्किंग क्लास के लिए वर्क करना चाहते थे, बस यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि 1870 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। तो वर्किंग मैन क्लब बनाया जाता है किसके द्वारा, शशि पदा बनर्जी,
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़। तो इनके द्वारा ये वर्किंग क्लास क्लब बनाया जाता है और साथ ही साथ में एक न्यूज़पेपर भी निकाली जाती है जिसका नाम होता है भारत श्रम जीवी। ठीक है, उसके बाद 1878 में जिनका नाम सामने आता है वो है सौरभ जी शपूर बंगाली। तो ये क्या करते हैं, ये एक बिल पास करवाते हैं फॉर द बेटर वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास, और ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बिल पास भी हो जाता है। उसके बाद 1880 में जिनका नाम सामने आता है वो है नारायण मेघाजी। ठीक है, ये नाम आपको सारे लर्न करने हैं, लोखंडे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो है एक न्यूज़पेपर निकालते हैं जिसका नाम होता है दीनबंधु, और साथ ही साथ में एक ये खोलते हैं बॉम्बे मिल एस्टैब्लिश करते हैं, प्लस मिल हैंड्स एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इनके द्वारा खोली जाती है। और 1899 में जो है आपका ये रह गया ना, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्ट्राइक होती है, किसके द्वारा करवाई जाती है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज के द्वारा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज के द्वारा स्ट्राइक करवाई जाती है, जिसमें जो तिलक ने केसरी एंड मराठा जर्नल्स लिखे होते हैं ना, उसका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। उसके बाद 2-3 और लीडर्स के भी जैसे नाम बता देती हूँ, उनका भी काफ़ी योगदान रहता है फॉर द बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द वर्कर्स एंड अदर प्रो लेबर रिफॉर्म्स लाने के अंदर, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल और जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो अभी ये चारों जो मैंने आपको बताया ना, इसके बारे में एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि 1870 में जो वर्किंग मैन क्लब खोला जाता है शशिप्रदा बनर्जी के द्वारा, न्यूज़पेपर भारत श्रमजीवी भी इनके द्वारा स्टार्ट की जाती है। उसके बाद 1878 में सौरभ जी स्पूर्जी बंगाली के द्वारा जो है एक बिल पास करवाया जाता है अच्छी कंडीशंस में काम करने के लिए वर्कर्स की, और ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास भी हो जाता है। उसके बाद 1880 में जो है नारायण मेघाजी लोखंडे जो हैं ये दीनबंधु नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ में बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन की भी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है इनके द्वारा। उसके 1899 में जो है फर्स्ट स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट की जाती है बाय द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज के द्वारा, और साथ ही साथ में जो तिलक की मराठा एंड केसरी जर्नल्स वगैरह होते हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहता है वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए वर्कर्स की। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल एंड जी सुब्रमण्यम का भी काफ़ी रोल रहता है प्रो लेबर रिफॉर्म्स को लाने के अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ था हमारा सेकंड पॉइंट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग द स्वदेशी अपसर्ट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो स्ट्राइक्स करवाई जाती हैं, और कुछ लीडर्स के मैं आपको नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, इनका नाम आप मतलब कि लर्न, अगर इतने सारे नाम लर्न कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होते तो एक बार बस आंखों के आगे से आपको पता होना चाहिए, निकाल लो इसे। ठीक है, तो अश्वनी कुमार बनर्जी, सेकेंड है प्रभात कुमार रॉय। ठीक है, उसके बाद है प्रेमतोष बोस, उसके बाद है अपूर्व कुमार घोष। ठीक है, तो ये जो थे ना, इन सब ने क्या करवाया, स्ट्राइक्स करवाई। कहाँ कहाँ पर, गवर्नमेंट प्रेस के अंदर, रेलवेज के अंदर, जूट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, और फिर आगे जाके ये ट्रेड यूनियन भी मतलब खोलना चाहते हैं, लेकिन इनका जो अटैम्प्ट होता है ट्रेड यूनियन को एस्टैब्लिश करने का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ में आपको 2 नाम और भी याद रखने हैं, एक तो है सुब्रमण्यम शिवा और दूसरा है चिदम्बरम पिल्लई। तो ये कहाँ पर स्ट्राइक्स करवाते हैं, ये जो है आपके टूटीकोरिन एंड द तिरुनेलवेली में करवाते हैं स्ट्राइक्स, लेकिन ये अरेस्ट हो जाते हैं वहाँ पे। और फिर एक बिगेस्ट स्ट्राइक जो है वो भी कंडक्ट करवाई जाती है, ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जब तिलक जी अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वदेशी अपसर्ज में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जैसे अश्विनी कुमार बनर्जी और प्रभात कुमार रॉय और प्रेमतोष बोस, अपूर्वा कुमार घोष, ये सभी जो है स्ट्राइक्स करवाते हैं। कहाँ कहाँ पर, गवर्नमेंट प्रेस, रेलवे, जूट इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड यूनियन को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और 2 नाम आपको और भी याद रखते हैं, सुब्रमण्यम शिवा एंड द चिदम्बरम पिल्लई, जो कि स्ट्राइक करवाते हैं टूटीकोरिन एंड द तिरुनेलवेली में, लेकिन ये अरेस्ट हो जाते हैं। और बिगेस्ट स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द तिलक। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड उसमें ये आपको
ये 3 चीज़ें आएंगी, सब पार्ट्स आएंगे इसके, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद जो है एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खुलने लग जाती है। यहाँ से ये प्रॉफिट भी कमाते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो प्रॉफिट कमा सके। अब ये प्रॉफिट कैसे कमाते थे, इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो वर्किंग क्लास सामने आएंगी, वर्किंग क्लास को ये जो है वो लो वेजेस दिया करते थे, ठीक है। लो वेजेस से क्या होगा, मतलब उनको लॉन्ग आवर्स के लिए काम करवाया जाता था, वेजेस लो दिए जाते थे, उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही मिजरेबल हो गई थी। इवन की बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं वो भी उनको प्रोवाइड नहीं हो रही थी। उनसे क्या हो रहा था कि वर्कर्स मूवमेंट एंड पीजेंट्स मूवमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि 1919 में फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो संगठन किया जाता है। एंड देन जो है 1920 में आपका इंडिया में निकल के आता है ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो अब ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गया AITUC एंड इसकी सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बोली भी थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये आपका 31 अक्टूबर 1920 को इस्टेब्लिश की गई थी। इसके जो प्रेसिडेंट जो पहले बने थे वो थे लाला लाजपत राय जी, ठीक है। और जो इसके जनरल सेक्रेटरी फर्स्ट बने थे उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, दीवान चमन लाल, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इन्होंने लिंक किया कैपिटलिज्म प्लस इम्पीरियलिज्म को किसके साथ, ये मानते थे। ये इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन भी लाला लाजपत राय जी ने बताई थी कि जो ये है इम्पीरियलिज्म है एंड द मिलिटरिज्म है वो ट्विन चिल्ड्रन है ऑफ द कैपिटलिज्म, मतलब इनको इन दोनों को इन्होंने लिंक किया था। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो 3rd एंड द 4th सेशन था इसका AITUC का, उसको CR दास, ठीक है। ये CR दास कौन थे, प्रोमिनेंट कांग्रेस एंड सफराजिस्ट लीडर थे, ठीक है। इन्होंने जो है वो प्रिसाइड किया था। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो गया सेशन हुआ था 1922 में, उसने भी इसको सपोर्ट किया था, मतलब कि बोला था कि ये काफ़ी अच्छा जो है ट्रेड यूनियन है जो यहाँ पे आया है। उसके बाद स्ट्रगल फॉर स्वराज के लिए भी इन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई थी। और साथ ही साथ में फिर नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रयू, JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, VV गिरी, सरोजिनी नायडू, इन सब ने भी जो है इसकी सराहना की थी। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये जो था ये इन्फ्लुएंस्ड था किस चीज़ से, ब्रिटिश लेबर पार्टी, ठीक है। ब्रिटिश लेबर पार्टी से भी ये इन्फ्लुएंस था। उसके बाद इन्होंने जो गांधी की फ़िलोसफी थी ना, नॉन वायलेंस और सेकंड थी ट्रस्टशिप एंड क्लास कोलैबोरेशन, उस चीज़ के ऊपर ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो काम किया करती थी। और फिर आपको एक चीज़ और भी याद रखें कि 1918 में जो गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी जो है वो इस्टेब्लिश करवाई थी, वो इसी के अंडर ही करवाई थी। ये सब कुछ बातें जो है आपकी आ जाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शॉर्ट नोट लिखो तो ये सब कुछ बातें आपको बतानी है। एक बारी क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि जो लाला लाजपत राय जी थे वो इसके प्रेसिडेंट थे और ये 1920 को जो है 31 अक्टूबर को इस्टेब्लिश की जाती है। और GS मतलब जनरल सेक्रेटरी जो थे दीवान चमन लाल जी थे। और लाला लाजपत राय जो कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म को लिंक किया करते थे। और इन्होंने ये बोला था कि इम्पीरियलिज्म और जो मिलिटरियलिज्म है वो ट्विन चिल्ड्रन है किसके, कैपिटलिज्म के। और जो 3rd एंड 4th सेशन था वो CR दास ने प्रिसाइड किया था। और जो गया सेशन हुआ था कांग्रेस का 1922 में, उसने भी इसकी सराहना की थी। उसके बाद ये था कि जो ये AITUC है ये इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश लेबर पार्टी के द्वारा। और कुछ जैसे नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, VV गिरी, सरोजिनी नायडू, CF एंड्रयू, JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, ये जो सारे थे इन्होंने भी काफ़ी सराहना की थी इसकी। और आपको ये भी याद रखना है कि जो गांधी जी के फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस, ट्रस्टशिप और क्लास कोलैबोरेशन, उससे भी ये इंस्पायर हुआ था। और 1918 में जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन खोली गई थी वो भी इससे इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें ही याद रखनी है बस। इसमें क्या आया था कि जो ट्रेड यूनियन है उसको लीगल एसोसिएशन माना जाए,
उसको रिकॉग्नाइज किया जाए एज द लीगल एसोसिएशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लेट डाउन द कंडीशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द रेगुलेशन फॉर द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़। जो अभी ये एक्टिविटीज़ करेंगे उसकी पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए कि क्या रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें होंगे। और तीसरी बात कि उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, किस इन द टर्म्स ऑफ द सिविल प्लस क्रिमिनल उसके अंदर, ठीक है, फॉर ट्रेड यूनियन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन फॉर द लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपके पास आ जाती है 1926 वाले एक्ट के अंदर। कि पहली बात तो उन्हें लीगल एसोसिएशन जो है वो रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और एक्टिविटीज़ की पूरी गाइडलाइंस होनी चाहिए और सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के अंदर उनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं लेट 1920s की। इसके अंदर कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है कि 1928 में जो है 6 मंथ की स्ट्राइक होती है। 6 मंथ की स्ट्राइक होती है कहाँ पर? बॉम्बे टेक्सटाइल मिल के अंदर। बॉम्बे टेक्सटाइल मिल के अंदर जो कि आपका लेड करवाया जाता है, लेड बाय गिडनी कामगार यूनियन, ठीक है। उसके बाद द होल ऑफ द 1928 जो था वो पॉलिटिकल अनरेस्ट में, पॉलिटिकल नहीं, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट में ही जो है वो गुजरता है। उसके बाद कुछ लीडर्स के आपको नाम याद रखने हैं जिनका काफ़ी योगदान रहता है इस चीज़ पे। तो एस ए डांगे, ठीक है, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, सोहन सिंह जोशी और भी काफ़ी सारे, ठीक है, और भी थे, ठीक है। तो ये सब 1920s में जो भी स्ट्राइक्स होती हैं उनके अंदर इनका योगदान रहता है। उसके अंदर आपको इसके बाद थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि जो पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस कब पास होता है, तो वो 1929 में पास होता है। और एक ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, तो ये तो था पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस और फिर ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ये भी जो है 1929 में पास होता है। अभी हम बात करेंगे कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में क्या क्या चीज़ें होती है। उसके पहले एक बारी दोबारा से ये क्विक रिविजन में देख लेते हैं कि जो 1928 में ही 6 मंथ की स्ट्राइक्स जो है बॉम्बे टेक्सटाइल मिल के करती है, किसके द्वारा करवाई जाती है? गिडनी कामरा यूनियन के द्वारा, ठीक है, कामगार यूनियन के द्वारा। और पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होता है 1920 पूरा 1928 के अंदर। और कुछ लीडर्स होते हैं जिनका नाम जैसे एस ए डांगे हो गया, मुजफ्फर अहमद हो गया, पीसी जोशी, सोहन सिंह जोशी, ये सब कुछ जो है इसमें पार्ट लेते हैं। और साथ ही साथ में पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस जो है 1929 में लाया जाता है। और डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 लाया जाता है। तो TDA 1929 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या आया था? तो इसमें ये बोला था कि जो अपॉइंटमेंट होगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंसल्टेशन बोर्ड जो है वो मतलब सेटअप किया जाएगा, मतलब डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए एक बोर्ड सेटअप किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे इंक्वायरीज वगैरह होंगी। और उसके बाद इलीगल जो अगर कोई स्ट्राइक कर रहा होगा तो उसके ऊपर जो है पूरी कार्रवाई होगी। तो इलीगल स्ट्राइक्स के ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ में 1 मंथ का प्रायर नोटिस जो है वो देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर कोई भी स्ट्राइक करनी है तो। और साथ ही साथ में अगर कोई फॉरबिड करना है ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ को, अगर वो प्योरली पॉलिटिकल नेचर की होगी, तो ये भी बात याद रखनी है, फॉरबिड ट्रेड यूनियन अगर वो पॉलिटिकल नेचर की है। तो ये सब कुछ बातें आपकी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में आएगी। दोबारा से देख लेते हैं कि जो डिस्प्यूट होगा उसके लिए एक बोर्ड जो है बिठाया जाएगा ताकि बोर्ड की सेटलमेंट हो सके। और इलीगल अगर कोई करता है तो पूरी कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। साथ ही साथ में उनको 1 मंथ पहले बता देना होगा कि हम स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए स्ट्राइक के बारे में। और फॉरबिड करना है ट्रेड यूनियन का अगर वो प्योरली पॉलिटिकल नेचर की है तो, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 की। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको ये याद रखना है कि 1929 में जो 31 लेबर लीडर्स को गवर्नमेंट जो है वो अरेस्ट कर लेती है, ठीक है, जिनमें मतलब कि नाम आता है अभी मैं बताऊंगी। और फिर इनको 3.5 साल का ट्रायल में जो है वो रखा जाता है, जैसे कि मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे जो अभी हमने पहले बात की थी ना वही है, ठीक है, जोगलेखर, फिलिप स्पार्ट, बेन ब्राडे, शौकत उस्मानी और भी कुछ होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इन सब का नाम, ठीक है।
ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था, ठीक है। और एक्सेट्रा भी जो अभी मैंने बोले थे, जैसे जोग लेखर, फिलिप स्पार्ट, बेन ब्रैंडे और शौकत उस्मानी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो द वर्कर्स पार्टिसिपेट जो कि 1930 में कर रहे होते हैं द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद 1931 में जो है वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है वो स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि जो NM जोशी होते हैं ना, वो ब्रोकअप कर लेते हैं विद द ITUC और एक खुद से सेपरेट सा सेटअप कर लेते हैं, ऑल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन सेपरेट जो है वो कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक स्प्लिट आ जाता है। लेकिन 1935 में क्या होता है, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो रिजॉइन कर देते हैं विद द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल के साथ, ठीक है। उसके बाद नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस भी, इनका भी जो है वो रोल रहता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ था मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस में। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में क्या होता है। तो ड्यूरिंग 1937 इलेक्शन में AITUC जो होती है वो सपोर्टेड द कांग्रेस कैंडिडेट, जो कांग्रेस के मतलब प्रोविंसेस के अंदर जो होती है, ये काफ़ी ट्रेड यूनियन का प्रोविंसेस के अंदर जो है ट्रेड यूनियन का काफ़ी बोलबाला होता है। उसके बाद जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज होंगी, देखो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में क्या होंगे, जो कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स होंगे वो वर्किंग क्लास को जो है वो सपोर्ट करेंगी, वो उनके भले के लिए कहेंगी कि उनको अच्छी कंडीशंस मिलनी चाहिए, अच्छे लाइट मिलनी चाहिए जिसमें वो काम कर सके, ठीक है। और उनकी बेसिक एम्यूनिटीज़ उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। जो भी वर्कर्स की डिमांड थी ये उसको फुलफिल करना चाहते थे, कौन, कांग्रेस के मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने उसके बाद बात की थी कि इंडस्ट्रीज को एक मौका मिलना शुरू हो गया था और वर्किंग क्लास भी सामने उभर के आई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी क्या हुआ था कि जो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इसे, मतलब कम्युनिस्ट ने वॉर को कैसे डिस्क्राइब किया था, पीपल्स वॉर, कि ये लोगों का वॉर है, ठीक है, और इसको सपोर्ट किया था। लेकिन आपको ये भी बात याद रखनी है कि 1941 के बाद जो रशिया था उसने ज्वाइन कर लिया था अपने एलाइज को, ज्वाइन इट्स एलाइज, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो एक पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल पीस थी वो कम्युनिस्ट के द्वारा सजेस्ट की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है, ये कम्युनिस्ट के द्वारा सजेस्ट की गई थी। उसके बाद 1945 to 47 में क्या होता है कि वर्कर्स जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्ट लेते हैं। लेकिन 1945 में क्या होता है, क्योंकि अभी हमने बात की 1945 से 47 तक वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा पार्ट लेते हैं, लेकिन 1945 में क्या होता है कि द डॉक वर्कर्स ऑफ द बॉम्बे एंड कलकत्ता रिफ्यूज़ टू लोड द शिप टेकिंग सप्लाईज टू द वॉरिंग ट्रूप्स इन द इंडोनेशिया। जो ट्रूप्स जा रही होती है भर के शिप्स के अंदर, तो वर्कर्स उनमें रिफ्यूज़ कर देते हैं लोड करने से कि वो इंडोनेशिया वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो स्ट्राइक एक तरह से कि ये स्ट्राइक ही होती है, वो नेवल रेटिंग्स के साथ स्ट्राइक ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। लेकिन फॉरेन रूल ख़त्म होने से पहले जो है तब भी बहुत सारी स्ट्राइक्स करवाई जाती हैं। किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर, पोस्ट हो गया, रेलवेज़ हो गए आपके, ठीक है, और प्रेस हो गई, तो इन सब के अंदर काफ़ी जो है वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं। आई थिंक ये आपको इसके बारे में थोड़े से समझ आ गया होगा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस में अब देख लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस में कुछ भी नहीं है, तो वर्किंग क्लास मूवमेंट जो थी वो पोलराइज्ड हो जाती है, किस बेसिस पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे जो वर्किंग क्लास है वो पोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 19, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।